नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये पॉलिटिकल की जो क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। तो मोटिवेशनल कोड है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोड। अब शुरू करते हैं पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, भाग 3 में। भाग 3 में संविधान के मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों, जो संविधान का भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित है और ये अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जो सामान्य स्थिति में से सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। यानी कि भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित है और ये 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं, ये नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। यानी जो भाग 3 है, ये संविधान का मूल अधिकार वाला भाग है। और दोस्तों, यह भाग जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता और इनकी जिम्मेदारी की जो है सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। और दोस्तों, बात करें मूल अधिकार के बारे में, तो नागरिकों को 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 7 अधिकार है, ये नागरिकों को भाग 3 के थ्रू प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और दोस्तों, बात करें वर्तमान के बारे में, यानी मूल संविधान के बारे में, तो दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है, ये जो मूल संविधान में जो 8 थी, वर्तमान में ये 12 अनुसूचियां हो गई हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की 6ठी जो अनुसूची है, इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, मणिपुर। तो दोस्तों, जो मणिपुर राज्य है, मणिपुर राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती।
क्योंकि दोस्तों जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची के अंतर्गत पूर्वोत्तर के 4 राज्य आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, ये छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और इन 4 राज्यों में स्वायत्ता जिला परिषदों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? सूचना का अधिकार है, ये किस राज्य में लागू नहीं होता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, जम्मू एवं कश्मीर। यानी जो जम्मू एवं कश्मीर है, यहाँ पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। वो दोस्तों बात करें सूचना के अधिकार की, तो 12 मई 2005 ईस्वी को, 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम है, यह संसद में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 ईस्वी को 15 जून 2005 ईस्वी 15 जून 2005 ईस्वी को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति है 15 जून 2005 ईस्वी को मिली थी। और 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को जो सूचना का अधिकार कानून है, यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि सूचना का अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, संसद। जो संसद है, ये मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। और दोस्तों संशोधन है, ये संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जाता है। जो संशोधन है मौलिक अधिकारों में, ये संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जाता है। अगर जो संशोधन मूल अवधारणा के विरुद्ध है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे खारिज कर सकता है। अगर संसद के द्वारा जो संशोधन है ये मूल अवधारणा के विरुद्ध है, तो सर्वोच्च न्यायालय है इस संशोधन को खारिज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान है, ये निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, एकल नागरिकता। जो भारतीय संविधान है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। और दोस्तों बात करें एकल नागरिकता, तो जो एकल नागरिकता का ये प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भारत इंग्लैंड से लिया था। एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और दोस्तों जो 5 से 11 अनुच्छेद है, ये भाग की बात करें तो भाग 2 में आते हैं, भाग 2 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता है ये समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 7 वर्ष। अगर 7 वर्ष तक कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता है ये समाप्त हो जाती है। या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर या व्यक्ति के द्वारा
किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के बाद जो भारतीय नागरिकता है ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी 1956, यानी 1956 में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। और दोस्तों बात करें पुनर्गठन की, तो जो राज्य पुनर्गठन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना है ये 19 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। 19 दिसंबर 1956 ईस्वी को जो है 19 दिसंबर 1953 है, सॉरी दोस्तों 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 19 दिसंबर 1953 ईस्वी को हुई थी। और जो पुनर्गठन की स्थापना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 19 दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ये आंध्र प्रदेश बना था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? किस देश में दोहरी नागरिकता का जो संविधान है ये स्वीकार किया गया, सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है ये स्वीकार किया गया था। यानी वर्तमान में संविधान के अंदर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें दोहरी नागरिकता दी गई है। और दोहरी नागरिकता है दोस्तों, दोहरी नागरिकता है इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो देशों का नागरिक है। यानी एक व्यक्ति एक ही समय में दो देशों का नागरिक है, यही दोहरी नागरिक का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी राज्यों का यूनियन। तो दोस्तों जो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो भारत है ये राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन है। यानी फर्स्ट अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत ये राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारत के जो संविधान है ये भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए राज्यों का संघ। यानी भारतीय संविधान राज्यों का संघ के रूप में भारत का वर्णन करता है। यानी भारतीय महासंघ है ये अमेरिकी संविधान के विपरीत राज्यों द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है। यानी राज्यों का संघ है इसका अर्थ है कि जो भारतीय महासंघ है ये अमेरिकी संविधान के विपरीत राज्यों द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है। यानी भारत के राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। भारत के राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित है? संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी 10। यानी जो 10वीं जो अनुसूची है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और दोस्तों बात करें 10वीं अनुसूची की, यानी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी के अंदर जो
संविधान संशोधन हुआ था 52वां। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है दल बदल विरोधी कानून। और दोस्तों जो दल बदल विरोधी कानून है, यह कानून जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी की अवहेलना करते हैं तो इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए एवं उन पर है ये दल बदल निरोधक कानून लागू होता है। दोस्तों जो दल बदल विरोधी कानून है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में संविधान में शामिल किया गया था। और इस कानून के अंतर्गत जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी की अवहेलना करते हैं, इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाता है एवं उन पर दल बदल निरोधक कानून लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। और जो 368 है अनुच्छेद, यानी ये भाग 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 भाग 12 में वर्णित है। और दोस्तों अब तक बात करें जो संविधान संशोधन की, तो अब तक संविधान में 103 बार संशोधन हुआ है, 103 बार संशोधन हो चुका है। और हमारे संविधान को विश्व के सबसे अधिक हमारे संविधान को, जो भारत का संविधान है, इसे विश्व के सबसे अधिक संशोधित संविधान में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का जो है निर्देश देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 40। यानी अनुच्छेद 40 में जो भारतीय संविधान है यह राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। और दोस्तों अनुच्छेद 40 है ना, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा एवं उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ये सब है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? यानी किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए। और दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यानी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, यह एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है। यह एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। तो जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, वैधानिक अधिकार। यानी जो वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है यह एक वैधानिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें
संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। यानी जो पहले संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था और जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 में हुआ था, इस संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक अधिकार को इस सूची से हटा दिया गया था एवं संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है यानी वैधानिक अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के जो बीच के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए यानी मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार है शिक्षा के लिए। और दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इन्हें मुफ्त एवं शिक्षा का अधिकार है। और जो 86वां संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इन्हें मौलिक अधिकार बनाया गया यानी जो मूल अधिकार है यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व की महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व की जो महत्वता है ये किसके लिए है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी राज्य यानी जो नीति निर्देशक तत्व है इसका महत्व राज्य के लिए है। और दोस्तों यह राज्य को यह निर्देश देता है, जो नीति निर्देशक तत्व है यह आदेश देता है कि वे लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें जिनमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। यह राज्य को नीति निर्देशक तत्व है ये निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए गोवा यानी जो गोवा राज्य है भारत का इसमें समान नागरिक संहिता लागू है। और दोस्तों जो समान नागरिक संहिता है यानी देश के हर नागरिक पर जो समान नागरिक संहिता है इसका अर्थ है कि देश के हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होना चाहिए चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का जो संबंध है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 यानी अनुच्छेद 51 का जो संबंध है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। और दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक है इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत है। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण वाली व्यवस्था का निर्माण करना बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का जो आदेश है दिया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा सी नीति निर्देशक तत्वों में यानी जो संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश है ये नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। और दोस्तों नीति निर्देशक जो तत्व है जो कल्याणकारी राज्य है संविधान में जो कल्याणकारी राज्य है ये संविधान के भाग
3 के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 में लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है ये कब समाविष्ट किए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी 1976 में, यानी 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1976 में जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार ईसवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है ये निम्न में से किस भाग में जोड़ी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी 4। जो अनुसूची नंबर 4 है इसे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और दोस्तों भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में ये अनुच्छेद 51 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 51 में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? निम्न में से किस वर्ष मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में अंत स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी 1976 ईस्वी में संविधान के मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है ये 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर था सी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति है ये संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। और दोस्तों राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा भंग करने की शक्ति शामिल है। यानी राष्ट्रपति के पास है ये संसद के दोनों में से, जो संसद के 2 सदन हैं इनमें से किसी भी संसद को बुलाने और उन्हें स्थगित करने की शक्ति है अथवा लोकसभा भंग करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? निम्न में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति है ये संसद का भाग नहीं है, क्योंकि संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद है ये राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। तो जो उपराष्ट्रपति है ये संसद का भाग नहीं है। यानी संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। यानी जो संसद है, संसद का यानी भाग 3 के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी और जो संसद है यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का जो सत्रावसान है ये कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी राष्ट्रपति है ये संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करता है। और अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र, राष्ट्रपति है ये संसद का सत्र आहूत
या सत्रावसान और भंग करने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान और भंग करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का जो उद्घाटन है ये कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी 1921 में, यानी 12 फरवरी 1921 ईस्वी के अंदर भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। और जो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन है ये 1921 से यानी 12 फरवरी 1921 में हुआ था। और इसके महामहिम यानी उद्घाटन है ये महामहिम द ड्यूक ऑफ कर्नाट ने इसकी आधारशिला रखी थी। महामहिम द ड्यूक ऑफ कर्नाट ने इसकी आधारशिला रखी थी। और इस भवन के निर्माण में लगभग 6 वर्ष लगे थे, यानी जो भारत का पार्लियामेंट है इसे बनाने में लगभग 6 वर्ष लगे थे। और इसका उद्घाटन है ये भारत के तत्कालीन जो गवर्नर थे जनरल लॉर्ड इरविन ने ये 18 जनवरी 1927 को किया। तो दोस्तों जो भारत की पार्लियामेंट है इसका उद्घाटन है 1921 में नहीं 1927 में हुआ था। उद्घाटन 1927 में हुआ था। और 12 फरवरी 1921 ईस्वी के अंदर है ये महामहिम द ड्यूक ऑफ कर्नाट के द्वारा पार्लियामेंट की आधारशिला रखी गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि जो भारत का पार्लियामेंट है इसकी आधारशिला कब रखी गई तो 12 फरवरी 1921 ईस्वी को महामहिम द ड्यूक ऑफ कर्नाट के द्वारा रखी गई थी। और इसका उद्घाटन है ये 18 जनवरी 1927 ईस्वी को 18 जनवरी 1927 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज हमने भारतीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।